देखो यहाँ पे टॉप 20 मैथ्स PYQ सेट कितना 11। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 अंकों वाली संख्याओं, 3 अंक का संख्या है ABC, CAB और BCA। ये 3 संख्या है, तीनों क्या है, 3 3 नंबर वाला है, 3 डिजिट वाला है। ठीक है, बोला है कि इन लोग का योगफल से विभाज्य नहीं है, मतलब 3 अंक का संख्या दिया गया है, इन लोग का सम जो है वो 3 से विभाज्य नहीं, सॉरी किससे विभाज्य नहीं होगा। मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो इन लोग तीनों का जो सम करने से जो वैल्यू निकलेगा उससे डिवाइड नहीं होगा। बताओ ऐसा कौन सा है। देखो 3 अंक का संख्या, 3 अंक का संख्या लिखते कैसे पहले ये बताओ, आता है किसी को। अगर 3 डिजिट नंबर अगर हमको लिखना है, 3 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं। 3 डिजिट नंबर तो लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। ये होता है तुम्हारा 3 डिजिट नंबर। जैसे हमको लिखना है 101, क्या लिखना है 101, तो 101 लिखे हम, ये हुआ हमारा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई को हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। यहां जहां इकाई लिखेंगे जहां पे, तो इकाई 1 लिखें। दहाई को लिखेंगे 10 गुने 1 और फिर लिखेंगे 100 गुने 1। तो 100 से गुना हो जाएगा 100, 10 से गुना होगा 10, और ये जब ऐड करेंगे, अच्छा 1 मिनट, 111 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 111 मान के लो, 111 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ रहा है 111। तो 3 डिजिट का जो नंबर बनाने का जो रूल है, बोल सकते हैं ये होता है। 2 डिजिट का क्या होता है, तो 10x प्लस वाई होता है, 10x प्लस वाई, मतलब ये मेरा इकाई का अंक है और ये मेरा वाई एक्स जो है वो दहाई का अंक है। 10 से मान लो को बनाना है 22 या फिर 23, तो इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 2, यानी कि 3 यहाँ रखेंगे, x के यहाँ पे कितना रखेंगे 2 गुने 10, तो 10 दूना 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23। तो ऐसे बनता है 3 डिजिट और 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो अब ये मेरा निकल गया कि 3 डिजिट का नंबर ऐसे बनता है। यहां पर नंबर जो है वो डायरेक्ट बना करके दे दिया है, 1 2 3 या 2 3 4 जो भी है वो लिख दिया है। तो उसको हम तोड़ करके अगर लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो वो इस तरह से लिखाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर हम इसको तोड़ेंगे, जो नंबर वहां लिखा हुआ है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो कितना होगा, 100a प्लस 10b प्लस 10c, सॉरी प्लस c, ये होगा पहला वाला को। दूसरा वाला को तोड़ेंगे तो 100c प्लस 10a प्लस b। तीसरा वाला को तोड़ेंगे अगर 100b प्लस 10c प्लस a। सबको जोड़ दो, क्योंकि सबको सम बोला है करने के लिए, सबको जोड़ दो तो 100 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a b और c आएगा, क्योंकि 100a 100b 100c, तो 100 कॉमन ले लिए। इसको जब जोड़ेंगे तो 10 कॉमन हो जाएगा, और यहां भी क्या आएगा, a b c प्लस, इसको जब जोड़ेंगे तो यहां भी a b c। तो अब बोलो ये किससे किससे भागा चल जाएगा, तो a प्लस बी दिखा सब में है, यानी कि a प्लस बी से ये डिवाइड हो जाएगा। हमको चाहिए कौन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। सब में देखो यहां पे क्या है, 100 10 है कि नहीं, यानी कि अगर हम यहां से a प्लस बी को कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 100 और 10 110, और यहां से 111, यानी कि हम बोल सकते हैं ये 111 का मल्टीपल होगा। और 111 को अगर हम तोड़ते हैं ना, तो 37 गुना 3 करके देखो 111 आता है। 3 7 21, 3 3 9 2 11, मतलब कि ये 37 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो किससे नहीं कटेगा,
31 से नहीं कटेगा। ठीक है, और कोई डाउट? क्योंकि देखो ये दोनों का मल्टीपल है ना, तो इससे तो कटेगा ही, ये तो फिक्स हो गया। इसमें चेक करो कि ये किससे है, 3 और 37 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से भी कट जाएगा और 37 से भी कट जाएगा, बचा कौन, 31, तो 31 से नहीं कटेगा। यही है, यही मेथड है, और कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, नंबर लिखा रहता तो कुछ उपाय ढूंढ सकते थे, है ना, तो वो नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, फिर कैसे करेंगे, लास्ट उपाय यही बचता है। हाँ, इसी चीज को अगर हम 2-3 बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तुमको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि ये स्टेप ऐसे होता है, तो इसको लिखने के बदले तुम डायरेक्ट ये चीज लिख लेगा ऑटोमेटिक। आगे बढ़े, हाँ सारा सेंड हो, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे कितना 20, 36 और 233 को विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 12 और 13 बचता है। ठीक है, तो जरा सोचो यहाँ पे बोला विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2036 और 233 को, विल रिमाइंडर कितना 12 एंड 13, मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 12 और 13 बचना चाहिए, किससे डिवाइड करेंगे। तो अब जरा सोचो यहाँ पे, इसमें ये एक्चुअल में देखा जाए तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है किससे डिवाइड करेंगे हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या रखना है, शेषफल 12 और 13, यानी कि इसमें से कुछ कॉमन निकले, एचसीएफ यहां से निकाल पाएंगे क्या, कभी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एचसीएफ निकालने के बाद 12 और 13 ऐड हो चुका होगा, यानी कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो यहां से कॉमन निकलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बाद में 12 और 13 ऐड हो चुका होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हाँ हाँ, पहले क्या करना होगा, इसमें 12 और इसमें 13 माइनस करके हटा देंगे, तब जो नंबर बचेगा उसमें से फिर कॉमन आराम से लिया जा सकता है। तो ये जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना जो रहेगा इसमें क्या करेंगे, पहले ही हम 12 को माइनस कर देंगे अगर, ठीक है, तो कितना बचेगा, इतना बच जाएगा, और 233 में 13 माइनस कर दो, 220। अब देखो दोनों के बीच का एचसीएफ, तो देखो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आएगा, तो हम क्या कर मान लेते हैं कि छोटा वाला जो आंसर नंबर है वही मेरा क्या है, एचसीएफ, लेकिन क्या ये वाला इससे डिवाइड हो रहा है, और ये तो ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है, यानी जो भी होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखो ये जो 222 है, 10 को अगर हटा दें तो 22 निकलेगा सिर्फ, 22 से ये कट जाएगा, क्या ये कट रहा है 22 से, क्या 22 से ये कटेगा, डायरेक्ट दिखेगा, ये 11 का मल्टीपल है, 11 से कट रहा है, 11 से ना कट रहा है, बाकी फिर 2 से भी कटना चाहिए ना, तब ना फिर कटेगा पूरा 22 से, तो 22 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन 22 का मल्टीपल 44 दिख रहा है, और बाकी जो देखो 22 यानी कि क्या चीज है, यहाँ पे देखो 220 है, जो भी आंसर होगा इसी का फैक्टर होगा, फैक्टर होगा नहीं होगा, तो इसका फैक्टर क्या क्या बन सकता है, 2 गुने 10 गुने, या 5 गुने 2 लिख लो, या 10 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 11, यही बनेगा फैक्टर इसका। यहां से 2 और भी निकल सकता है, 2 गुने 5, तो जो भी वैल्यू होगा एचसीएफ वो उसमें से यही सब में से कोई मल्टीपल होगा। तो देखो 11 का मल्टीपल एकदम यूनिक मल्टीपल है, क्या 11 किसी का और मल्टीपल हो रहा है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और इसका कोई उपाय, काफी है इतना, दूसरा तुमको 22 का तुमको चेक देखो, एचसीएफ वही होता है, या तो छोटा नंबर या छोटा नंबर का फैक्टर, या फिर इन लोग दोनों के बीच का डिफरेंस या उसका फैक्टर, तो डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा, तो उसका क्या निकालना है, तो छोटा वाला का फैक्टर निकाल दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ये तो इजी है, चलो ट्राई करो, बता कितना आंसर होगा।
देखो, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट में यहाँ पे कितना है, 3 और 3 6, ठीक है। अगर इस भागा को गुना में चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6, है ना। तो ये 3 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में। यहाँ ब्रैकेट का काम यहाँ पे ऑफ है ना, ऑफ यानी कि गुना, ठीक है। तो 8 चौके 32, ये कितना हो गया 32, और ये गुना को अगर भागा को अगर गुना में चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/32 होगा। और फिर 2 से काटेंगे तो 16, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ बचा 2, ऑफ यानी कि फिर से गुना, 4 दूनी 8, और अगर इसको भी गुना में चेंज कर दें तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे कट तो नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा 3/8 होगा ना। यहां से निकल गया तुम्हारा 3/8, ठीक है। यहां से निकल गया कितना तुम्हारा, ये पूरा इक्वेशन खत्म हो गया, बच गया कितना 3/8। और यहाँ पे कितना बचा था 1/16। डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो सिर्फ 16 हो जाएगा, उल्टा फिर, है ना। तो 16, और यहाँ पे क्या है बीच में कुछ गुना है ना, तो 8 दूनी 16 यानी कि 3 दूनी 6 होगा ना। यानी कि यहाँ पे आ गया कितना 6। ये ऑफ फिर से दिख गया ना, ये ऑफ फिर से दिख गया। तो 4 गुने 4 कितना 16, और ये 16 भागा चल जाएगा, 1 बचेगा, 1 को गुना करेंगे 6 से तो आंसर 6, ठीक है। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं बहुत लंबा बनेगा, देखो, है ना। 16 को भागा देना है 4 से, ऑफ का मतलब गुना, 3 अगर भागा अभी रहने दो, बाद में चेंज करेंगे इसको, ऑफ का मतलब गुना, 4 गुने 3 भागा 3 और 3 कितना 6 भागा, इसको सॉल्व करते हैं अगर 2 डिवाइड, ऑफ मतलब 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौके 16, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है ऑफ भी था ना, ये पहले सॉल्व नहीं होगा, इसको बाद में रखेंगे। अभी इसको ऑफ अभी रहने दो, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो सकता है, इसको ऑफ को रहने दो, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ऑफ था, एक यहाँ पे था ना, यहाँ भी रहने ही दो अभी, ठीक है। ये तो सॉल्व कर दिया ना इधर वाला। ये अब 32 जब करेंगे तो ये हटा करके क्या लिख सकते हैं 1/16 होगा ना। और फिर से अगर इसको साइन चेंज कर देंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा 16। यहाँ जब भागा देंगे तो 1/2 बनेगा, बनेगा ना। और ये 1/2 जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 भागा था ना, इसको अगर हम गुना में चेंज कर दें तो 1/6 यानी 3 दूनी 6 और 2 से फिर कट जाएगा 2, और ये ऑफ फिर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 8, यानी कि 3/8 आ जाएगा ये पूरा कट करके। यहाँ 3/8 इंटू कितना 16, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया ना। तो यहाँ पे 6 आ गया, ये 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और यहाँ पे कितना आ गया 6, आया कि नहीं आया। ये 16 से 16 पूरा कट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप को जंप कर करके बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप अगर लिखेंगे ना तो 2-3 पे चलने लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला, अ सम ऑफ 12,500 अमाउंट्स टू 16,250 rupees in 4 years at a simple interest per annum. If the interest rate is increased by 2.5% per annum, then the increased amount for the same period is। साधारण ब्याज दर पर 12,050 रुपए की 500 रुपए की राशि, 12,500 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितना होती है 16,250 रुपया। यदि ब्याज की दर में वार्षिक कितना होता है 2.5% की वृद्धि होती है तो समान अवधि में बढ़ी हुई राशि ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन बताए थे पिछला सेट में, उसमें क्या था कम हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कम, जो बताए थे कि 100 रुपया में रेट का डिफरेंस बताएं कि 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है रेट, बोले थे ना कि 100 रुपया में जितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में उसी को क्या बोलते हैं रेट बोलते हैं। तो 100 रुपया में
एक साल में यहाँ रेट कितना दिया हुआ है 2.5%। रेट क्या है 2.5%। रेट यानी कि क्या बोल सकते हैं कि 100 रुपया में 2.5 रुपया क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इसीलिए 2.5% रेट बन गया। तो हम बोल सकते हैं 2.5% क्या हुआ है, रेट इंक्रीज हुआ है। यानी कि 100 रुपया में एक साल में 2.5 रुपया बढ़ा होगा, 2.5 रुपया क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, बढ़ा होगा, अधिक हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ होगा। यहां पर लेकिन एक साल का नहीं बोला है, क्या बोला है 4 साल। कितना बोला है 4 साल। तो 4 साल में कितना रुपया बढ़ जाएगा, 2.5 को 4 से गुना करेंगे 10 रुपया इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, 10 रुपया इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन हमको 100 रुपया में नहीं बोला है, बोला है 12,500 रुपया में। तो इसको हम अगर 12,500 बनाते यानी कि 125 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ना, तो 125 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो जाएगा, इतना होगा। तो अब बोलो इतना वैल्यू बढ़ गया, यानी कि पहले अमाउंट कितना हो रहा था, इतना रुपया, अब कितना हो जाएगा, तो 1250 रुपया बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17,500 रुपया हो जाएगा। ये बताए थे पिछला सेट में, वहां पे माइनस हो रहा था, कम बोला था, इसमें क्या बोला, इंक्रीज बोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 832 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यानी कि 832 रुपया में बेचते हैं अगर, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितना का होता है नहीं पता, लेकिन जितना का भी प्रॉफिट होता है वो इतना रुपया में बेचने से जितना का लॉस होता है उसके बराबर है। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट जो है बराबर है। तो बोला गया है वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी कितना बेचेगा। ठीक है, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 रुपीज इक्वल टू द लॉस इन करेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448 रुपीज। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर मेकिंग 12% प्रॉफिट। मतलब कि देखो 832 में बेचा, प्रॉफिट हुआ, कितना का हुआ नहीं पता लेकिन हुआ। ठीक है, और 448 बेचे तो लॉस हुआ, कितना का हुआ वो भी नहीं पता, लेकिन लॉस और जितना प्रॉफिट हुआ था दोनों बराबर है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो बोला गया है कि हमको अगर 20% प्रॉफिट लेना होगा तो कितना बेचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस तरह बोलेगा ना कि बराबर की जितना का प्रॉफिट हुआ है उतना ही का लाभ हुआ है, तो डायरेक्ट सीपी निकालने का रूल याद रख लेना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। ठीक है, इसके अलावा और भी रूल होता है, जब बराबर नहीं बोलेगा, खैर वो प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को एकदम मतलब सही से मतलब बनाने के लिए कम टाइम पे उसका अप्रोच क्या होगा, तो दोनों को जोड़ो, 832 प्लस 448, इसको भागा दे देंगे 2 से, तो डायरेक्ट मेरा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं पता चल जाएगा। अभी देखो यहां पे कितना आएगा, 4 3 7 और 1 8, 8 4 12, 2 से कट कर देंगे 640, यानी कि सीपी कितना रुपया निकल गया, 640 रुपया। हमको क्या चाहिए, ये जो सीपी है वो कितना का है, 100% का वैल्यू है ना। तो 12 पर हाँ, ये हमको पता है कि 100% का वैल्यू कितना 640, हमको चाहिए 120% का ना। तो अगर हम 0 से 0 हटा दें यानी 10 का वैल्यू इतना, तो हमको निकालना है 120 का, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको भी क्या कर दो 12 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, एक ही ऑप्शन पे है, एक ही ऑप्शन पे है ना, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये मेरा क्या निकल जाएगा एसपी। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, मान लो यहाँ पे सीपी है, इसको समझो, रेशियो मेथड, इसको समझो, ये सीपी है। ठीक है, अगर मान लो इसको बेच रहा है 448 में, तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और इससे अगर आगे बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। कितना बेचा है 832 में, तो जितना का लॉस हुआ है उतना ही का प्रॉफिट भी है, मतलब दोनों बराबर है, 1:1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, पहले यहां से यहां आएंगे फिर यहां से यहां आएंगे,
तो दोनों के बीच का गैप देखो तो क्या होगा, दोनों को यहाँ से जोड़ेंगे, पहले यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, क्योंकि देखो एक और एक दो हो जाएगा टोटल, मतलब कि यहाँ लॉस जितना हुआ है उतना जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएंगे, और जितना का प्रॉफिट हुआ है उतना प्रॉफिट ले लेंगे तो फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि दोनों को जोड़ रहे हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ बोलेंगे कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इन लोग दोनों के सम, क्योंकि इन लोग दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे 1280, जो काम यहाँ पे यहीं पे किए थे, यहीं पे किए थे ना। तो ये डायरेक्ट याद रखना है कब, जब बराबर रहेगा। अब जब बराबर नहीं बोल देगा तो क्या है 1:2 में बोल देगा अगर, तो फिर अब यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेगा, तो फिर लास्ट में तो इस मेथड से बनाएंगे फिर। लेकिन मतलब क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम बार जो है क्वेश्चन बराबर वाला ज्यादा पूछता है, तो डायरेक्ट याद रख लेना कि जब भी बराबर पूछेगा एवरेज निकाल दो, जोड़ के आधा कर दो, सीपी निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो ये मेथड बताएंगे, रेशियो मेथड, ठीक है। कैसे आता समझ में आ गया ना। अगर ये मान लो यहाँ पे कल को क्या दे देगा 3:4 दे देगा, यहाँ पे मान लो 3:4 दे देगा, किस रेशियो में प्रॉफिट हुआ है ना। तो क्या कर देंगे, इन लोग दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7, इसको जोड़ेंगे तो मतलब 7 का वैल्यू इसको जोड़ने के बाद आएगा, ठीक है। इसका भी कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, उतना ऐसे समझना था ये वाला, यानी इसको लिखना है। चलो है ना, अगला क्वेश्चन देखो, 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम दिया हुआ है कितना 60, 4 ठो लगातार नंबर है, जैसे 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 5 है ना, जिसका एलसीएम जो है वो 60 होता है। तो याद रख लो ये नंबर, इसी का एलसीएम 60 होता है, लगातार भी है, एलसीएम निकाल के देख लो, कोई कुछ तो कॉमन नहीं है किसी में, कॉमन नहीं यानी कि 4 5 20 और 3 दूना 6 20 छक 120, 1 मिनट, दो यहाँ पे आ चुका है ना पहले से, 5 चौक 20 20 दिया 60, एलसीएम 60 हो गया। तो लगातार नंबर पता चल गया ना, लगातार नंबर पता चल गया कितना है, लगातार नंबर 2 3 4 5, जिसका एलसीएम कितना है 60 है। तो बोला गया है कि पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, पहली दो संख्या का योग 5 चौथी संख्या के बराबर है कि नहीं है, सेटिस्फाई हो गया पूरा। तो बोला है चारों संख्याओं का योग कितना होगा, 5 4 9 9 2 11 3 11 3 14, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, देखो हाँ, फिर तुमको लेना पड़ेगा कि ऐसा नंबर लेना होगा कि एलसीएम लेने से तुम्हारा क्या क्वेश्चन आसान बने, लेकिन अगर एक्स मान के बनाएंगे ना बहुत लंबा बनेगा। इसका एलसीएम क्या निकालना होगा 60 होगा, इसका एलसीएम 60। अब एलसीएम जब लेंगे लगातार नंबर है, हो सकता है कॉमन आ भी सकता है कॉमन नहीं, तुमको तो यहाँ नहीं पता चलेगा कॉमन है कि नहीं, तो सबको क्या करेंगे मल्टीपल करके एलसीएम निकालेंगे पहले, यहाँ से फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन तुमसे तो लगातार ना रखना है, जैसे कि मान लो x प्लस एक्स रखें, या फिर ऐसे रख लो x -1 या फिर -2, x -2 x -1, 4 नंबर है ना, फिर x रख लो और फिर x -1 रख लो, हाँ +1 ये रख लो, इसमें एलसीएम निकाल लेना। यहाँ से तुमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पुट करो, देख लो अगर यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं या 2 रख दो, यहाँ पे मान लो 2, लास्ट में तुमको यही वाला सेटिस्फाई होगा, लास्ट में फिर यही वाला सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो देखो दूसरा में क्या बोला, पहली दो संख्याओं का योग जो है इन लोग का योग इसके बराबर होना चाहिए, तो बस सेटिस्फाई कर दो यहाँ पे, इन लोग दोनों का योग बराबर ये, ठीक है। और एलसीएम भी क्या आना चाहिए 60, तो इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा है ना, टाइम लग जाएगा इसमें निकालने के लिए। तो डायरेक्ट देखो क्वेश्चन भी तुमसे ऐसा पूछेगा ना जिसको तुम आराम से सोच सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? परसेंटेज का क्वेश्चन है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। इसको समझो क्या होता है। यहां पे लिखते हैं इनकम, इधर लिखते हैं क्या ये सही है? जितना हम कमाएंगे उसमें हम टैक्स दे देंगे, तो जो घट के बचेगा वो मेरा नेट इनकम होगा, होगा ना। तो मान लो कि हम कमाते हैं 800 रुपया, हम कमाते हैं 800 रुपया, ठीक है। उसमें से हम दे देते हैं 100, उसमें से हम 100 रुपया क्या दे देते हैं? टैक्स दे देते हैं। तो मेरे पास अब कितना में बचेगा? 700 रुपया बचेगा। अब क्या किए, इनकम टैक्स जो है वो हम 50 रुपया क्या कर दिए? बढ़ा दिए। मतलब कमा उतना ही रहे हैं, कमा 800 रुपया रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स बढ़ गया, यानी कि अब हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 150 रुपया। तो अब मेरे पास कितना बचेगा? कितना कम हो गया? जितना रुपया टैक्स बढ़ा उतना रुपया क्या हो जाएगा? मेरा नेट इनकम कम हो जाएगा। परसेंटेज भले अलग 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 है, लेकिन क्वांटिटी तो उतना ही ना है, 50 रुपया का है। मतलब इधर 50 रुपया बढ़ेगा तो इधर 50 रुपया क्या हो जाएगा? मेरा कम हो जाएगा। क्वांटिटी बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आयकर में 19% की वृद्धि, यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 19% क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि जितना बढ़ा, 19 बढ़ा था ना, तो बढ़ने वाला वैल्यू बराबर होता है, बढ़ने के बाद का वैल्यू बराबर नहीं होता, बढ़ने वाला वैल्यू। यानी बढ़ने वाला कितना था? 50 रुपया था, तो बढ़ने वाला वैल्यू कितना बढ़ रहा है? 19 19 19 और 1 कम हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, बोला गया है कि प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, यानी नेट इनकम, नेट इनकम इनटू 1% कम हो रहा है। तो जितना कम होता है उतना ही बढ़ता है। इनकम टैक्स जितना बढ़ता है, नेट इनकम क्या होता है? उतना ही रुपया कम होता है। परसेंटेज भले अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटी इक्वल रहता है नहीं, इसीलिए क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। कोई डाउट है यहां तक? ये समझ में आया? जितना रुपया बढ़ रहा है उतना ही रुपया कम हो रहा है। तो यहां भी 19% बढ़ रहा था, तो परसेंटेज में 19 है, लेकिन मान लो यहाँ 19% मान लो कि 19 रुपया होगा, मान लो 19 रुपया होगा। नेट इनकम 1% कम हो रहा है, तो यहां भी 19 रुपया कम होगा। ये 19 रुपया बढ़ रहा था, ये 19 रुपया कम होगा। परसेंटेज वैल्यू सिर्फ अलग अलग है, क्वांटिटी मात्रा उतना ही है। यहां भी 19 रुपया बढ़ रहा है, वहां पे 19 रुपया कम हो रहा है ना। तो रुपया में क्या होगा? ये बराबर, इसीलिए क्या कर दिए? बराबर। नेट इनकम मान लो 100 होगा, इनकम टैक्स अगर 100 होगा, ठीक है, या नेट, और नेट इनकम अगर 800 होगा या कुछ भी होगा, जो भी होगा, तो रुपया में जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों तरफ क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। अब यहां से 100 से 100 क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां पे जब 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां पे लिखते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, और नीचे लिखते हैं नेट इनकम रेशियो, नेट इनकम। तो इधर क्या हो जाएगा? 1/19, यानी कि 1 रुपया टैक्स देने के बाद मेरे पास बचता कितना है? 19 रुपया। यानी कि हम कमाते कितना होंगे? 20 कमाते होंगे। ये मेरा क्या है? इनकम है। ये मेरा क्या है? इनकम। मतलब हम 20 कमाते होंगे, उसमें से मेरा एक क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है, तो 19 मेरे पास बच रहा है। तो बोला है कि टैक्स रेट कितना है, कितना परसेंट हम टैक्स दे रहे हैं। तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, टैक्स रेट, टैक्स रेट बराबर, टैक्स कितना दिए हैं? टैक्स दिए हैं 1 रुपया कितना में? 20 रुपया में, और गुना
100%। तो 20 से कट करेंगे 5 बार में, यानी कि 5% जो है क्या होगा हमारा टैक्स रेट होगा। ठीक है, कोई डाउट है? अब ये वाला चीज जो बताया ना, ये वाला तुमको कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट बोल देगा कि ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है। क्यों होता है नहीं पता चलता है। अधिकतर लोग को इसमें कंफ्यूजन रहता है। क्लियर हो गया कंफ्यूजन? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 लड़कों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो इतना हो जाए, 14:9। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ द स्कूल ऑफ इतना स्टूडेंट। एक मिनट, बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो स्टूडेंट इतना स्टूडेंट है वो इस रेशियो में है। ठीक है, टोटल इतना स्टूडेंट है जिसमें गर्ल्स और बॉयज है इस रेशियो में। ठीक है, 30 लड़की क्या हो जाती है? एडमिट मतलब बढ़ती है, एडमिशन होता है। ठीक है, और बोला गया है कि कितना बॉयज को एडमिशन लेंगे, बॉयज का जो कितना एडमिशन हो बढ़ेगा ताकि ये जो रेशियो है गर्ल्स और बॉयज का वो कितना हो जाए, बॉयज और गर्ल्स का वो रेशियो कितना हो जाए, 14:9 हो जाए। तो देखो 640 अगर टोटल स्टूडेंट है, 640 टोटल स्टूडेंट, इसमें गर्ल्स और बॉयज देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बॉयज की बात करें टोटल कितना है, 5 ना, तो 8 का वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो कितना का है, 8 का ना, तो टोटल कितना है, 5 3 8, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6400, सॉरी 640। 8 का वैल्यू 640, तो 5 का वैल्यू कितना, 8 8 64, 1 का वैल्यू कितना 80, तो 5 का वैल्यू 60, सॉरी 8 5 40, 8 5 40 400, और 3 का वैल्यू कितना, 3 8 24 240। ठीक है, यानी कि बॉयज कितना है 400 और गर्ल्स कितना है 240। निकल गया। अब क्या करेंगे कि 400 बॉयज है, उसमें कितना बॉयज को और एडमिट करना चाहिए नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। 240 में 30 लड़की क्या हो रही है, बढ़ रही है, तब ये रेशियो कितना हो जा रहा है, बस इसी को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस एक्स बटा में 270, जो 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 400 प्लस एक्स बराबर 14 तिया 42, यानी कि एक्स का वैल्यू 20 आ गया। 20 स्टूडेंट क्या लेगा, एडमिशन लेगा, लड़का वाला। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक्स रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है और 6 वर्षों में इतना हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, क्या होगा बताओ। देखो प्रिंसिपल यहां पे है, इसका एक ट्रिक बताएंगे अभी। देखो 3 साल में कितना हो गया, 27,900। ठीक है, और 6 साल यानी कि यहां से 6 साल, तो यहां से कितना होगा 3 साल, यहां से 3 साल कितना हो जाता है 41,850। ठीक है ना। तो यहां से हम रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेशियो। इसको काट दो किससे, 9 से, 9 तिया 27, 9 1 9, 9 से काट दो, 9 चौके 36, 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 से काट दो, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 या 15। ठीक है, 31 से काट दो, 31 दूनी 62, 31 तिया 93। ठीक है, ये रेशियो निकला। तो यहां भी 3 साल का गैप, यहां भी 3 साल का गैप, यानी रेशियो क्या होगा, यहां भी इतना ही का रेशियो बनेगा। यानी कि या तो इसको बराबर कर लो या डायरेक्ट भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का वैल्यू
27,900 है ना। ये 3 इसी के नंबर, 2 कैसे होगा? अरे तो 2 इसके लिए ना है, हम इधर से, हमको इधर का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल ना निकालना है। तो यहां पे जितना का रेशियो बना है दोनों का, वही रेशियो यहां भी बनेगा, प्रिंसिपल और इसका। तो यहां पे रेशियो कितना बना है? 2-3 का, क्योंकि यहां भी 2-3 का रेशियो बना था। नहीं भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि 3 का देखो यहां पे अगर बराबर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 6 का वैल्यू इतना तो 4 का वैल्यू इतना, तो 3 का मानेंगे तो 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, बराबर करो चाहे नहीं करो, ठीक है। 3 का वैल्यू अगर इतना है, ठीक है, 3 का वैल्यू इतना कितना हो जाएगा? 3 से कट करेंगे तो 3 9 27 और 3 तिया 9, यानी कितना से गुना हुआ है ना। तो इसको 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। 1 मिनट, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। देखो ये आया, ये आ गया 18,600। अगर तुम बराबर भी कर दे यहाँ पे कि फिर भी वही होगा। हाँ तो वही ना, रेशियो ना है, लास्ट में कट ही जाएगा, लास्ट में कटना ही है, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक, रेशियो में याद रखना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे टाइम का गैप सेम सेम है, ठीक है, तो इसका इसका जो रेशियो बनता है ना, सबका बराबर रेशियो बनेगा। जितना का रेशियो इसका इसका बना है, क्योंकि 3 साल गैप है ना, तो 3 साल में रेशियो इतना का बना है। समझो कि ये 3, यहाँ पे ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है ना। तो पीछे जो इधर 3 साल का गैप है, तो यहाँ भी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो 2:3 बनेगा। तो यहाँ भी 2-3 बना दिए। यहाँ पे 2 का वैल्यू इतना था तो 3 का वैल्यू इतना निकलता। अब यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो 3 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक इसी से बनता है। देखो अगर हम ट्रिक की बात करें तो याद रखना कि अगर टी टाइम पे, ठीक है, मान लो अमाउंट यहां कुछ दिया हुआ रहेगा कि टी समय में अमाउंट इतना हो जाता है, और दुगुना समय 2t वर्ष में अमाउंट कुछ और हो जाता है। जब भी ये कंडीशन दिया रहेगा और अगर प्रिंसिपल पूछता है, क्या पूछेगा? प्रिंसिपल। तो डायरेक्ट याद रखना a1 इंटू a1 बाई a2, a1 इंटू a1 बाई a2, ठीक है, याद रहेगा। मतलब पहला वाला अमाउंट ऐसा ऐसे क्यों आता है, जो ये चीज हम तुमको रेशियो बताए हैं ना, अगर इसको हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे ना, अगर फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो लास्ट में यही चीज आएगा, कंडीशन यही बनेगा। देख लो करके दिखाते हैं तुमको अभी। देखो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर टी, यही ना होता है, या एन जो लिखते हैं, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला अमाउंट का। हमको अगर हम 3 साल का अमाउंट का निकालें यहाँ पे, 3 साल का पहले, तो पहला वाला अमाउंट कितना हो जाएगा? 27,900। इसका जो वैल्यू प्रिंसिपल कुछ होगा कि नहीं होगा? प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम ही होगा, तो पी मान लेते हैं। और 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है नहीं पता, है ना, तो आर बाय 100 का पावर 3 साल। ये पहला वाला हुआ। अगर दूसरा वाला की बात करते हैं तो 3 साल यानी कि कितना बोला? 6 साल बोला है ना, तो 6 साल का निकाल लो, कितना हो जाता है 6 साल में? इतना होता है। अगर दोनों को माइनस कर दें, ये सॉरी डिवाइड कर दें, अगर दोनों को डिवाइड कर दो, इतना लिखो, अगर दोनों को इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिए तो इसको भी डिवाइड करना होगा, तो पी से तो पी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस आर बाय 100 का पावर 6, ठीक है। और
1 प्लस R बाय 100 का पावर 3। ठीक है, अब हमको पता है कि बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि पावर घट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको पूरा हटा देते हैं और लिखते हैं क्या, पावर 3। क्या लिखते हैं, 1 प्लस R बाय 100 का पावर 3 लिख लिए। अब जब इसको तुम सॉल्व करेगा तो देखना ये क्या है, मेरा A1 है और ये क्या है, A2 है ना। जब सॉल्व करेंगे तो यहां से जो वैल्यू निकलेगा प्रिंसिपल का वो क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी तो फिलहाल रेट तो नहीं पता है ना, यहाँ पे रेट पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब छोड़ दो इसको, अभी इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो ये निकल गया, इसका वैल्यू ये निकला कि नहीं निकला। अब अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू निकला ये वाला, इस जगह पे पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं ना। तो इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। इसका जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो ये वाला फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला फिर नीचे आएगा, तो बना A1 इंटू A1 बाई A2, बना कि नहीं बना रूल। यहां से अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। तो क्या यही ट्रिक नहीं लिखे थे, ट्रिक था यही वाला, A1 बाई A2, A1 इंटू A1 बाई A2। तो यही वाला प्रोसेस को डायरेक्ट याद रखना है कि अगर टाइम डबल हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और दो अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने का ट्रिक याद रख सकते हैं। अगर ट्रिक याद नहीं रहता है तो ये प्रोसेस अपना लेंगे, ठीक है। बहुत सारा रिजल्ट याद रखने से ना क्वेश्चन जल्दी बनता है, और याद तभी होगा जब क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेगा। इसमें रख के डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, निकाल लेना तुम लोग खुद से। इसमें वैल्यू पुट करके निकाल देखना, इतना ही आएगा, 1800, 18,600, ठीक है। इसमें पुट करके देख लेना तुम लोग। आगे बढ़े, देखो इसमें फायदा क्या पता है, यहाँ पे ना कभी कभी ऐसा नंबर दे देगा जिसको काटते काटते हालत खराब हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा एक ही जगह सब कट के डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा जल्दी बन सकता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक विक्रेता बाजार मूल्य पर 25% की छूट पर पुस्तकें खरीदता है, बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। देखो 25% की छूट पर पुस्तक खरीदता है, यानी कितना में खरीदता होगा। अगर हम यहाँ पे CP बाई एम, अच्छा निकालने क्या बोला है, कितना का छूट देना चाहिए ना बोला गया है। देखो यहाँ पे बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करना है ना। देखो अगर मान लो कि 100 रुपया में कुछ हम सामान खरीदें, या फिर ऐसे मान लो CP रेशियो MP, सॉरी MP रेशियो CP, खरीदने वाला वैल्यू, ये अभी जो आदमी बेच रहा है उसके लिए क्या है, ये SP होगा, और जो खरीद रहा है उसके लिए क्या होगा, CP होगा नहीं होगा। तो अगर MP की बात करें, मान लो अगर 100 रुपया वस्तु का दाम था, 25% डिस्काउंट में वो खरीद रहा है, दुकानदार बेच रहा है, वो खरीद रहा है, तो इसीलिए हम CP लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही CP का यूज होगा। फिर खरीद रहा है कितना में, 75 में, कितना में खरीद रहा है, 75 में, 25% डिस्काउंट लेकर के। अब यहां पर क्वेश्चन
अगर हम डिस्काउंट को यहाँ पे इस तरह कट कर दे 25 चौके 100 और 25 तिया 75, यानी कि 4:3, 4 का समान होगा, 3 में खरीदा होगा, है ना। अब क्या होता है, बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि खरीदा होगा 100 में और बेचा होगा कितना में, 120 में। खरीदा होगा 100 में, बेचा होगा 120 में, या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करो, काटने की झंझट नहीं रहेगा, है ना। तो इसको काटेंगे 20 25 100, 20 छक 120, तो यहाँ कितना निकल गया, 5:6। अब यहाँ पे सीपी 3 है, यहाँ पे है कितना 5, बराबर करना होगा, 3 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, ठीक है। तो सीपी एमपी रेशियो, सीपी रेशियो एसपी कितना निकल गया, 4 5 20, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ठीक है। तो पूछा क्या है, कितना डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट कितना का मिलना चाहिए, ठीक है। बोला गया है कि बिक्री पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है। तो 20 का डिस्काउंट मिल रहा है, 20 में डिस्काउंट कितना का मिला है, बेचा कितना में, 18 में ना। डिस्काउंट किसमें मिलता है, एमपी पे, एमपी 20 है, एमपी क्या है 20, और यहां पर कितना है एसपी 18। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 2 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है। 2 का डिस्काउंट किसमें, 20 में, गुना 100, 20 बचे 100 यानी कि 10%, कितना डिस्काउंट देगा, 10% का डिस्काउंट देगा। कोई डाउट है, इसमें 25% छूट में खरीदा, 75 में खरीदा है, दाम कुछ रखेगा ना एमपी की, उतना ही दाम रखेगा, जितना खरीदा उतना ही दाम रखेगा, कि बढ़ा के रखेगा ना कुछ। तो एमपी कितना है, 20 बढ़ा रखा है, 15 में खरीद के लाया है और 20 रुपये दाम रखा है, और फिर उसमें डिस्काउंट देके 18 में बेचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिश्र धातुओं ए और बी में तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो 7:8 और 4:1 के अनुपात में है। उसको जो है 2:1 के अनुपात में क्या करता है, नया मिश्र धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या याद रखना था, मिश्रण का जो दोनों मिक्सचर है उसको ऊपर, है ना, और जो नीचे लिखते हैं वो क्वांटिटी लिखाता है, किस अनुपात में उसको मिलाए हैं, क्वांटिटी कितना कितना मिलाए हैं, है ना। तो देखो मिश्रण है यहाँ पे, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलना है, बताया था ना, जब रेशियो दिया रहता है दोनों में से किसी एक को लेके चलना है, या तो जस्ता को लेके चलो या तांबा को लेके चलो, ठीक है। तो अगर हम तांबा को लेके चलते हैं, तांबा कितना है 7 यूनिट, कितना में से 8 7 15 में से। तो आज हम जब पढ़ा रहे थे मिक्सचर एलिगेशन शुरू किए थे, तो वहां पे यही ना लिखवाए थे कि पहला टाइप का मिक्सचर, दूसरा टाइप का मिक्सचर, और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल मिक्सचर बनेगा, और यहाँ बनता है क्वांटिटी का रेशियो, यही वाला बता रहे थे, ठीक है। तो आज जो पढ़ा रहे थे वो कुछ जितना टाइप का एलिगेशन बताया वो सारा थोड़ी पढ़ना है एलिगेशन में, मिक्सचर में वो बता रहे थे कि एलिगेशन किस किस चैप्टर में कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होता है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वहां पढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ सिर्फ मिक्सचर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन में, लेकिन एलिगेशन मेथड का यूज कहाँ कहाँ होता है, एवरेज में भी होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है, सब जगह में होता है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ। तो वही बता रहे थे कि अगर परसेंटेज में यूज होता है किस तरह से यूज होता है, क्या दिया रहता है उसमें, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज बताए थे कि पहला मिक्सचर का रेशियो दिया रहेगा, दूसरा मिक्सचर का रेशियो कितना है 4:1, यानी कि तांबा कितना है 4 है, टोटल कितना है 5, दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है, दोनों को सोल्व नहीं करना है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमको कितना का अनुपात बनाकर रखना है, 2:1 बनाकर रखना है, जो मिक्सचर जो नया बनाना है उसमें हमको इतना के अनुपात में बनाना है, ठीक है। यानी कि 2 क्या होना चाहिए, तांबा, और टोटल 3 में से। तो इन लोग दोनों को किस अनुपात में मिलाए हैं वही निकालना है, मतलब क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, क्वांटिटी का रेशियो। तो हम क्या बताए हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लो, है ना, कितना हो जाएगा 15, 15 सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, इससे फायदा क्या होगा, कट जाएगा ना, ऊपर कितना आ गया 12, 7 यहाँ 10, 7 में 10 घटाएंगे तो 3, 12 में
10 घटाएंगे तो 2, जो रेशियो बना वो कितना बन गया, 2:3 का। खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, जस्ता को भी लेके चलेंगे तो क्या लिखना होगा, 8/15 लिखना होगा उधर। इसको लेके चलेंगे तो 1/15 1/5 लिखना होगा, और यहाँ पे 1/3 लिखना होगा। सॉल्व करेंगे तो वहां भी 2:3 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और दूसरी ओर 4 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। देखो, 3 आदमी है प्लस 7 महिला है, इन लोग मिल करके कोई काम को कितना दिन में करती है, 10 दिन में करता है। ठीक है, और उसी काम को, जो काम को नीचे लिखते हैं ना, बटा 1 कर लेंगे। कोई काम हो, एक काम होगा कोई, वही काम एक लिखने से कोई फायदा मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 आदमी 6 महिला मिल करके उसको 8 दिन में कर देती है उसी काम को। दोनों काम बराबर होगा, इसलिए 1:1 मान लिए। तो ये 1 से कोई मतलब नहीं है। इसको जब कट करेंगे तो 5, इसको कट करेंगे तो 4, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 आदमी, 7 पचे 35 वुमेन, 4 चौक 16 मैन, और 6 चौक 24 वुमेन। ठीक है, आदमी को अगर उधर ले जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा माइनस होकर के, और महिला को इधर माइनस करेंगे तो 24 में 6 इधर 6 और 6 5 11 वुमेन। यानी कि अगर हम रेशियो निकाल लें कितना निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल काम कितना है, तो देखो यहाँ पे दोनों जगह से कहीं से भी हम टोटल काम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं, मान लो अगर, तो 11 आदमी एक दिन में एक काम करता है, 3 आदमी है मतलब 33 काम करेगा, 3 गुने 11 प्लस 7 गुने 1। ठीक है, और 10 दिन तक काम कर रहा था, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 40। 40 यानी कि टोटल 400 काम। टोटल कितना काम, 400 काम। अब यही 400 काम किसको करने के लिए बोल रहा है, कि उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा, 10 महिला 10 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। तो 10 वुमेन है, एक वुमेन 1 की स्पीड से काम करती है, तो 10 वुमेन 10 की स्पीड से काम करेगी, है कि नहीं। तो यानी कि 400/10 कर देंगे तो 40 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, पुट आउट। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेता है, 14 सेकंड और 10 सेकंड। मतलब 50 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाता है एक ट्रेन, और वहीं पे एक आदमी खड़ा रहता है, उसको पार करने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बताओ, देखो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो रेलगाड़ी का जितना लंबा है और प्लेटफॉर्म जितना लंबा है, डिस्टेंस में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। और जब आदमी को पार करेगा तो रेलगाड़ी सिर्फ अपना डिस्टेंस पार करेगा, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर 14 सेकंड ज्यादा लग रहा है पार करने में प्लेटफॉर्म को। क्यों लग रहा है, क्योंकि आदमी का कोई लंबाई नहीं था और प्लेटफॉर्म का लंबाई था। रेलगाड़ी तो कांस्टेंट ना है, रेलगाड़ी का लंबाई तो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों जगह रेलगाड़ी था। ये जो 14 सेकंड ज्यादा लग रहा है, इस देखो, अगर मान लो रेलगाड़ी की लंबाई अगर क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई एल मान लो, तो आप रेलगाड़ी जब पार करता है तो एल डिस्टेंस को पार करने में कितना टाइम लेता है, रेलगाड़ी अपना डिस्टेंस ही पार करेगा ना, तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड आदमी को पार करेगा तब। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो रेलगाड़ी अपना लंबाई प्लस 50 मीटर जो रेल प्लेटफॉर्म का है वो वाला मिल करके पार करेगा, है कि नहीं। तो कितना सेकंड लगेगा, 14 सेकंड। ठीक है, तो जरा सोचो, लेंथ तो बराबर ना है, रेलगाड़ी की लंबाई तो कांस्टेंट है, दोनों जगह पे है। ये जो 50 मीटर
जो प्लेटफॉर्म का जो लंबाई एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसी को तय करने में रेलगाड़ी क्या ले लिया, 4 सेकंड ज्यादा ले लिया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर बोल सकते हैं। तो 1 सेकंड में कितना, 50/4 मीटर। और स्पीड किसको बोलते हैं, इकाई समय में, यूनिट टाइम पर चला गया दूरी, डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटा में, उसी को यूनिट टाइम बोलते हैं। तो यूनिट टाइम पर चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। यानी कि 1 सेकंड में स्पीड बराबर क्या निकल गया, 1 सेकंड में इतना दूरी, यानी कि हम बोल सकते हैं 50/4 मीटर पर सेकंड चल रहा है ट्रेन इतना स्पीड से। लेकिन हमको स्पीड चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज कर दो इसको। ठीक है, एक मिनट। कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ठीक है, इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं। देखो, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और आदमी को पार कर रहा है, स्पीड तो सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट होता है यानी कि सेम होता है, बताए थे ये चीज, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ये बता चुके हैं। यानी कि अगर हम टाइम का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो देखें तो टाइम कितना है, आदमी को 10 सेकेंड में और 14 सेकेंड में किसको, प्लेटफॉर्म को। तो डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा, काटेंगे 5 बार में, ये 7 बार में। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 + 2, और इसको लिख सकते हैं 5। रेलगाड़ी कांस्टेंट है यानी कि 2 सेकेंड, तो यहां भी गैप देखेंगे 2 सेकेंड का, 2 यूनिट का। और क्वेश्चन में गैप कितना का है, डिस्टेंस का कितना गैप बन रहा है, 50 मीटर का। 2 का वैल्यू कितना, 50 मीटर है ना। यानी 1 का वैल्यू कितना, 25 मीटर। हमको क्या पूछा गया, स्पीड ना, स्पीड पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे 5 का वैल्यू निकाल लें, 125 मीटर, तो 125 मीटर कवर करने में 10 टाइम लग रहा है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये जो डिस्टेंस, अच्छा ये प्लेटफॉर्म का है ना, ये 2 का वैल्यू कितना है, 50, 2 का वैल्यू 50, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 125, 10 सेकंड में पार करेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना ही आता, सही है। गैप कितना का बनेगा, 2 का बनेगा। 2 का वैल्यू कितना, 50 मीटर, तो 5 का वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालेंगे कितना निकलेगा, 125 मीटर, क्योंकि 1 का वैल्यू 5 में, 1 का वैल्यू 25 मीटर निकलेगा। ठीक है, तो 125। अब रेलगाड़ी का लंबाई जो है 10 सेकंड में आदमी को पार करा, यानी रेलगाड़ी सिर्फ अपना लंबाई पार करेगा। यानी कि 125 और बटा में करेंगे कितना, 10। तो यहाँ पे काटेंगे जब, तो यहाँ भी कितना आएगा, 25 × 5 = 125 और 5 दूनी 10। क्या यही वाला चीज यहाँ नहीं आया था, काटते तो 25/2 आता कि नहीं आता, आता ना। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज, किलोमीटर में चेंज करेंगे, 18/5, 5 × 5 = 25 और 5 से कट करते हैं 9 बार में, तो यहाँ भी क्या आता, 45 किलोमीटर पर आवर, आता कि नहीं आता। तो ऐसे समझने से अच्छा है इसको ऐसे समझो कि 4 सेकंड का टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि उस समय आदमी को पार कर रहा था, आदमी का कोई लंबाई नहीं था, प्लेटफॉर्म का 50 मीटर लंबाई बढ़ गया। तो 50 मीटर बढ़ गया, यानी क्या कि 50 मीटर जो बढ़ा वही दूरी को तय करने में 4 सेकंड लग गया होगा, है कि नहीं। तो इस तरह समझ सकते हैं, बाकी अगर ये समझ में नहीं आता तो इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। एक डेटा को आरोही क्रम में लिखा जाता है, अर्थात 3, 4, 7, x और x+1, 12, 13 और 15। यदि डेटा की माध्य
माध्यिका दिया हुआ है यानी कि मीडियन दिया हुआ है कितना 9.5, तो x का मान कितना होगा? तो बताओ मीडियन पहले कितना, मीडियन जो निकाले हैं यहां से इस मीडियन को भूल जाओ, यहां से मीडियन कौन वाला होगा ये बताओ इसके हिसाब से। तो मीडियन में क्या बताएं थे, काउंट करो, आरोही क्रम से पहले से सजा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, यानी कि 3 को इधर पूरा हटा दो और इधर 3 हटा दो, बचा कौन बीच में, x और x प्लस वाई। तो बीच में तो 2 नंबर तो नहीं ना हो सकता है, होगा एक ही, तो बीच में क्या होगा, एवरेज x प्लस 1 का, यही निकलेगा क्या, मीडियन। क्या निकलेगा, मीडियन। तो क्या होगा 2x प्लस 1/2, और यही वाला किसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है, है ना। तो यहां से अगर हम 2x का वैल्यू निकालें, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19, 2x का वैल्यू कितना 18, एक कम हो जाएगा ना, 2 से कट कर देंगे 9 बार में, x का वैल्यू कितना 9। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर के आयाम के एक बॉक्स में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। मान लो तुमको इस रूम में सबसे लंबा छड़ रखना है, कैसे रखेगा, विकर्ण, एक ऊ कोना में और एक हम इस नीचे वाला कोना में, इस तरह रखेंगे तो सबसे लंबा रखाएगा, यानी कि क्या होगा इसका विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है, क्यूबॉइड ही है ना, हाँ क्यूबॉइड ही होगा। क्यूबॉइड का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूब, या डायरेक्ट लिखते हैं डायगोनल, क्या लिखते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस इसी में फुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ कितना 28 मतलब 784, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100, सबको जोड़ेंगे तो 900, सबको जोड़ेंगे तो 900, 16 जोड़ देंगे 800 और एक 900, तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, दो संकेंद्रित वृत्तों में से सबसे बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, इन दो वृत्तों के बीच के वलय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक सर्कल है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बाहर में एक और सर्कल है, सेंटर दोनों का सेम है, इसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक, क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि सकेंद्रित वृत्त, संकेंद्रित वृत्त, यानी कि एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाया गया है जिसका रेडियस अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा वाला वृत्त है ना, उसमें एक क्या खींचा गया, जीवा यानी कि कोड। ठीक है, जो क्या है, छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा है यानी कि टेंजेंट है ना। तो अब जरा सोचो यहां से कि सेंटर से अगर हम टेंजेंट को मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये जब सर्कल पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में तब बताएंगे। ठीक है, अब जब हम इसको इससे मिला दें यहां पे, तो ये सबसे बड़ा रेडियस होगा, बड़ा वाला रेडियस, छोटा रेडियस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, या लिख भी सकते हैं, ये मान लो छोटा, हाँ मतलब तो होगा ही, स्क्वायर निकालना है, ये बड़ा आर मान लो, ये छोटा आर, ब्लू से लिखते हैं, छोटा आर को ब्लू से लिखते हैं, नहीं जो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इसी को रहने दो। और इसको मान लेते हैं बड़ा आर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब ये हमको टोटल पता है कि अगर टेंजेंट जब मिला देते हैं तो ये बराबर हो जाता है, यहां से यहां का वैल्यू और यहां से यहां का वैल्यू क्या होता है, बराबर। तो ये पूरा कितना था 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर होगा यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक होगा कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर होगा।
ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको यही वाला जरूरत है, इसीलिए इधर लिखे हैं। नहीं तो लिखते क्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस, लास्ट में आर क्या होता, माइनस हो ही जाता। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 25। ये निकल गया, ये निकल गया। अब यहां पर जरा देखो, यहां पे क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो बचा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, उसका एरिया निकालना है। तो बड़ा वृत्त में छोटा वाला को हटा दो, माइनस कर दो। तो बड़ा वृत्त क्या होगा, पाई आर, पाई आर स्क्वायर होगा ना, माइनस पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो पाई तो कॉमन है ना, पाई तो कॉमन है, इसका वैल्यू जो बचेगा वो पुट कर दो बस यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 25 पाई। किसका, नहीं तो आंसर पाई में है ना, तो नहीं लिखेंगे। आंसर किस में है, पाई में दिया हुआ है, तो 22/7 लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 25, यानी कि 25 पाई क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू होगा वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया निकाल रहे तो स्क्वायर में होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक महिला धारा के दिशा में, मतलब जिधर पानी बह रहा है उस डायरेक्शन पर जा रही है, तो 36 किलोमीटर जाता है 4 घंटा में। ठीक है, और विपरीत दिशा में आता है 49 किलोमीटर, कितना देर में, 7 घंटा में। तो तैर कर तय की, तय तैर कर तय कर सकती है कितना, 7 घंटा में, अगर इतना दूरी। तो धारा की चाल पूछा गया है, स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मान लो स्ट्रीम के डायरेक्शन पे जाएंगे, डाउन स्ट्रीम, जिधर स्ट्रीम धारा जिधर बह रही है, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम, क्योंकि बोट का जो अपना स्पीड होगा और जो पानी जितना स्पीड से बह रहा होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ रिलेटिव स्पीड काम नहीं करता है। सेम ऐसा मत करना कि सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो घट जाएगा, यहाँ पे अलग कंसेप्ट लगता है। ठीक है, कहाँ, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है धारा के दिशा में। ठीक है, यानी कि जिधर पानी बह रहा है, पानी का भी स्पीड और बोट का स्पीड दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36/7, सॉरी 4, तो 4×9 = 36, 9 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। और B-S 49/7, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। अगर हमको क्या चाहिए, धारा की चाल, यानी कि अगर माइनस कर दें तो ये कट जाएगा, 2 × S बराबर 2, 1 मिनट, 2 ना होगा, माइनस ना कर रहे हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। मतलब देखो, समांतर भुजा की लंबाई 51 है और एक क्या है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो जैसे देखो ट्रेपेजियम किस तरह का होता है, इस तरह ना, ट्रेपेजियम इस तरह होता है। तो पैरेलल साइड कौन होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये 51 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो और अन्य दो भुजाएं, जो ये दो भुजा बचा हुआ है वो क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना। ये दोनों बराबर है 39 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं ना। समबाहु समलंब बोल सकते हैं। तो पूछा गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। अब बता तुम लोग कैसे निकालेगा, पढ़ा है पहले। हम्म, इसमें एक जादू दिखाएंगे अभी, पहले तुम लोग बनाओ। हम्म,
पहले बना, तो तुम लोग कैसे बनाता है पहले बनाओ, उसके बाद बताते हैं। आया किसी का? हम्म हम्म। देखो एक तरीका, देखो एक तरीका अभी बताते हैं, इधर देखो इधर। देखो पहला तरीका जो बेसिक है एकदम, जो 9 10 से पढ़ते आया है, इसमें हाइट ड्रॉ कर देंगे, यहां भी हाइट ड्रॉ कर दो। तो ये जो दोनों त्रिभुज बन रहा है ना, ये दोनों क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, समरूप, ये समांतर होता है, सर्वांगसम, सॉरी समांतर नहीं सर्वांगसम, ठीक है। तो सर्वांगसम जब दोनों त्रिभुज हो जाएगा, तो इसमें ये भी बराबर और ये भी बराबर हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर ये 21 है तो ये भी 21 बचा, क्योंकि ये पैरेलल हो गया ना, हो कि नहीं हुआ। तो अब 51 में 21 यानी कि बचा कितना, 30, यानी कि ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा 15। तो अब ये पाइथागोरस लगा के यहाँ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कितना निकलेगा h, अगर ये h है तो 39 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 5 12 13, हाँ ट्रिपलेट बना सकते हैं, 5 12 और 13, 13 तिया 39, 3 गुना ना, तो 3 12 तिया 36 बनेगा, निकलेगा कितना निकलेगा, ट्रिपलेट का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ट्रिपलेट का यूज करें, ट्रिपलेट का यूज करते हैं, तो ट्रिपलेट एक होता है 5 12 13, तो जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कि 13 का वैल्यू कितना है 39 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 गुना है, 5 का वैल्यू 15 यानी कि 3 गुना, तो 12 का भी वैल्यू 3 गुना हो जाएगा 36, मतलब कि h बराबर कितना निकल गया 36 सेंटीमीटर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इस तरह अगर नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाना आता है ना, वहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो जब हाइट निकल गया तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू एच, तो 51 और 21 कितना हो जाएगा 72, 72, और हाइट कितना निकल गया 36, तो 2 से कट करेंगे 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हम जादू दिखाते हैं एक, शॉर्ट में कैसे बनेगा, अभी दिखाते हैं ना, ये हो गया ना। अब देखो जादू, देखो ये, देखो ना पहले ग्रीन ले लें, देखो ये ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम है। यहां से अगर हम हाइट ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, तो ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ना है, मतलब दोनों बराबर है, बोल सकते हैं। तो अगर ये बराबर है यहां से यहां तक, ठीक है, तो अगर इस पार्ट को काट करके, इस पार्ट को काट करके हम यहां लगा दें, इस पार्ट को काट करके इसको इस तरह से यहां लगा सकते हैं, ये वाला पार्ट को हटा दो इतना, इस पार्ट को हम काट कर क्या कर दिए, इधर लगा दिए, ये वाला पार्ट को उठा करके यहां लगा दिए। अब जब ये वाला हट गया तो यहां से यहां तक 51 था, और ये वाला 15 निकला था वहां पे, ये वाला 15 निकला था, ये वाला
15 निकला था, यानी कि यहाँ पे ये पूरा 51 था, तो 15 यहाँ से हट गया, सिर्फ ये जो 15 है यहाँ से हट गया, तो 51 पहले था, 15 कम कर दो, कितना हो जाएगा 36, और यही वाला 15 इधर ऐड हो गया, तो ये 21 था कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो वैल्यू बचेगा वो भी क्या हो जाएगा 36, तो ये आयत बन गया। और इसका जो हाइट निकला था, ये जो हाइट था वो कितना था, L इंटू बी, तो ये भी 36 है ना। तो इसको उठा करके इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत ना बन जाएगा 36 का स्क्वायर, यानी कि 1296।